सूरज कुंड को बने 1000 बरस बीत गए। जब वह बना उस वक्त भी बीत चुका था बहुत कुछ, और दूर हो गए थे मौर्य काल के पहले से चली आ रही बसाहटों के अवशेष। यह अरावली के उत्तर की हवा थी जिसे तोमर वंश ने अपने गुणगान के लिए रोक रखा था। यह पगड़ियों का जमाना था। जिनके पास पगड़ियां थी उनके पास रास्ते थे। रास्तों पर तिलक, चंदन, पूजा और मंदिर की शोभा थी। लगान और लगाम से कसी हुई भीड़ थी जो सूरज कुंड के पास बने सूर्य मंदिर में बहुत कुछ मांगा करती थी। वही सूर्य मंदिर जो अब नहीं है, वही सूर्य मंदिर जो अब नहीं है। धूल और मिट्टी, पत्थर और द्रव्य, कुछ बहे कुछ रहे। जो उड़े उनके पास टोलियां थीं, जो पिसे उनके पास घोंसले थे। लाल कोट का पत्थर लाल था, पर चौहानों के आगे पीला पड़ गया। लाल कोट का पत्थर लाल था, लेकिन चौहानों के आगे पीला पड़ गया। लड़ना व्यावहारिक था, इसलिए धर्म भी था। लाल और पीले टीके चलते रहे। पृथ्वीराज के किला राय पिथौरा में भी जीतना शुभ था, और शुभ ईश्वर था। समुद्र नहीं था, जानने की ख्वाहिश भी नहीं थी। ख्वाहिशें पगड़ियों के रंगों में सिमटी थीं, और उनसे बाहर जो कुछ भी था वह तुच्छ था, वह कर्मों का फल था। वैसे बच्चे उस वक्त भी कहानियां सुनकर सोते होंगे। कुछ बेचारे यूं भी सो जाया करते थे। उनका बचपन सच था, कहानी नहीं। सुनने का शौक बड़ों को अधिक था, खास तौर पर अपनी कहानियां जिनका झूठ भी सत्य था और सत्य हमेशा वीर था। ऐसी कहानियां सुनाने वाले हर सदी में रहते और पनपते हैं। अरावली की हवा वाली उस दिल्ली में भी फूले फले चारण और भाट। पृथ्वीराज की तलवार और ढाल संयोगिता का रूप बेमिसाल। मोहम्मद गोरी का आतंक या चंदर बरदाई की प्रशस्ति, इन सब का आप जो चाहे मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन आपके सभी मतलब अधूरे ही रहेंगे, क्योंकि गोरी के गुलाम सुल्तान बने पर उनके भी गुलाम थे। कवातुल इस्लाम मस्जिद बनी पर उसके खंभे मंदिरों के थे। कुतुब मीनार ने सर उठाया पर चंद्रगुप्त का लौह स्तंभ भी खड़ा रहा। वे तुर्की के मुसलमान ही थे, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो या इल्तुतमिश, या फिर गैर तुर्की गुलाम से प्यार करने वाली और तुर्की चहलगानी से लड़ने वाली रजिया हो। पर दिल्ली न हिंदू थी न मुसलमान। दिल्ली न हिंदू थी न मुसलमान। वह उसी राजसी खेल के नए पैंतरे देखने वाली दिल्ली थी, जो इजलास में हंसी मजाक की पाबंदगी पर हैरान भी होती थी और फिर खुदा की परछाई बने बलबन पर पीछे पीछे हंस भी लेती थी, जो नस्ली अभिजात्य के बड़बोलेपन से खौफ ज़दा भी थी और तुर्की अमीरजादों को सजदा और पैबोस में झुका देख अपना डर थोड़ा कम भी कर लेती थी, जो मेवाती लुटेरों के डर से मुक्ति पाकर राहत की सांस भी भरती थी और हलाकू के पोते के साथ आए हजारों मंगोलों के शहर में बसने से आक्रांति हो जाती थी। पगड़ियां बदलने लगी थीं, बांधने के तरीके भी। आदमी किसी और आदमी को देख रहा था, आदमी किसी और आदमी से लड़ रहा था।
माफ़ कीजिएगा, कोरोना की शाम है, हम कोरोना से लड़ रहे हैं। कविता सुना रही हूँ दिल्ली, पंकज राग की। आदमी किसी और आदमी को देख रहा था, आदमी किसी और आदमी से लड़ रहा था, और आदमी किसी और आदमी से मिल भी रहा था। आदमी और कुछ और आदमी मिलकर बना रहे थे मिले जुले आदमी। यह भी एक जिंदगी थी, यह भी एक जिंदगी थी जो तमाम राजसी खेलों के समानांतर बड़ी तेजी से चल रही थी और दिल्ली जी रही थी। सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह चल रहा था, ये दूसरा खंड है। और वहीं बाहर की कार पार्किंग में एक स्विस महिला के साथ बलात्कार, भीड़ अंदर थी, बाहर सन्नाटा। और वैसे भी दिल्ली की भीड़ ऐसे मौकों पर अलग ही पाई जाती है। वह जल्दी टोकती नहीं, वह जल्दी टोकती नहीं, वह चलती है, चलने देती है। उसे अचरज भी नहीं होता, जैसे उस दिन भी नहीं जब अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब छोड़ अपनी राजधानी सीरी को बनाया। नई जगह थी, नए अमीर थे। तुर्की अमीरजादों की कमर तोड़कर और बुलंद था शाही फरमान। विरोध मना था, षड्यंत्र पर नजर थी। हौज खास से जमात खाना मस्जिद तक फैला था शहर। इमारतों के गुंबद और चौड़े थे। अमीर उमरा के नस्ली आधार की तरह, अमीर उमरा के नस्ली आधार की तरह। लेकिन सीरी में दरख्तों के बीच जगह कम थी, लेकिन सीरी में दरख्तों के बीच जगह कम थी। अमीरी का फैलना शक में डालता था, अमीरी का फैलना शक में डालता था। शायद इसीलिए दिल्ली में दावतें खुशनसीब नहीं थी। दिल्ली को भी बहुत कुछ देखना था। अभी तो साम्राज्यवाद का पहला डंका था जो मलिक कफूर के साथ दक्कन तक बजा। अब कुल का नहीं, ताकत और लूट का अभिजात्य था, जिसके आगे जौहर में जल गए कुलीनता के ढोए तकाजे। पता नहीं अलाउद्दीन ने किसी पद्मिनी को देखा भी या नहीं, पता नहीं अलाउद्दीन ने किसी पद्मिनी को देखा भी या नहीं, पर रणथंभोर और चित्तौड़ ने देख लिया इस नए तेवर की दिल्ली को, जिसकी इमारतों में मंगोल कारीगरों ने पहली बार पद्म की कलियां बनाई थीं और बनाए थे सच्चे मेहराब, बिना यह समझे कि उसके ऊपर बैठा हुआ हुकूमत का एक ऐसा सच जो लूटता था पर बांटता नहीं, जो हिस्सा मांगने पर मंगोलों का खून पानी की तरह बहा सकता था और उस पानी को अपने हौजे खास में इकट्ठा कर दिल्ली वालों को पिला सकता था। साम्राज्यवाद चाहे छुपा हो या बेबाक, मध्यकालीन हो या नवीन, उसकी जड़ों में कहीं न कहीं पोशीदा रहता है बाजार, उसकी जड़ों में कहीं न कहीं पोशीदा रहता है बाजार। मानो दिल्ली से निकली सेनाओं के हुजूम में बैठे थे 3 जादूगर, अलाउद्दीन के बनाए 3 बाजार। लगान को बढ़ाकर गल्ले की शक्ल दे दी गई, शक्ल को मुकदमों से बदलकर दुआब के नए अमीरों की कठोर भंगिमा दी गई और इस शक्ल को सीधी वसूली से पाला पोसा। एक ऐसा वयस्क शरीर दिया गया जिसके आगे बच्चों की तरह मचलती कीमतों ने दम तोड़ दिया। यह सामंतवादी साम्राज्यवाद की हुंकार थी, जहां घोड़े और गुलामों के दाम भी बंधे थे और विदेशी कपड़ों का सलीका भी नियंत्रित था, जहां सैनिक और अमीर अभी वैसी पहाड़ी नदियां थीं जो घाट तोड़ नहीं पाती, और जहां बरनी अमलदारी के अहाते में वजू के लिए हौज की तलाश में गंगा जमुना को देख नहीं पाता था, लेकिन गंगा भी बह रही थी और जमुना भी।
दोनों के पानी से अलग अलग स्वर निकलते थे और साथ साथ ही अमीर खुसरो की हिंदवी की तरह, जो कभी रबाब के हल्के तरंगों पर ऐमन और सनम जैसी फारसी रागदारियों के साथ महफिलों और शमादानों को जलाती थी, जो कभी बिल्कुल अपनी सी बनकर निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी के इर्द गिर्द फैले तमाम जातियों और मजहबों के हुजूम को प्रेम का मधवा पिलाती थी। पनघट की डगर अब भी कठिन थी और कई पहेलियां समझ में भी नहीं आती थीं, फिर भी मटकियां जमुना से भरी जा सकती थीं। रात में थक कर लौटने के लिए घर सलामत थे, जिनके अंदर जिहाले मिस की मकून तगाफुल की दिल्ली नैना जुड़ाती थी और बत्तियां बनाती थी, जिनके अंदर जिहाले मिस की मकुन तगाफुल के दिल्ली नैना जुड़ाती थी और बत्तियां बनाती थी। तीसरा खंड। दिल्ली की धूप हमेशा से तीखी। दिल्ली की धूप हमेशा से तीखी, जैसे हर इच्छा, आकांक्षा, विश्वास या सनक के पीछे एक जीवंतता हो। पहले दिल्ली की गर्मी में चिपचिपाहट नहीं थी, जो भी था वह ठोस ठोस था, जैसे तुगलकाबाद को छोड़ बनाया गया मोहम्मद बिन तुगलक का जहांपनाह। धूसर पत्थरों की किला नुमा इमारतों का सिलसिला, वही खुरदुरापन, इतना ज्यादा कि ढलान वाली दीवारों के बावजूद सुल्तानी दम्भ फिसले नहीं। इसका कोई तुक नहीं कि मोहम्मद तुगलक के जहांपनाह की दीवारों के दक्षिण में आज IIT की इमारत है। इसका कोई तुक नहीं कि मोहम्मद तुगलक के जहांपनाह की दीवारों के दक्षिण में आज IIT की इमारत है। अतीत की नीरसता और भविष्य की यांत्रिकी के बीच एक सीधी रेखा खींचने पर लोग ऐतराज करेंगे। यंत्र चालित विश्व आगे भागता है, पीछे नहीं। यंत्र चालित विश्व आगे भागता है, पीछे नहीं। और गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे को भले ही दारुल अमन का नाम दे दिया गया हो, और गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे को भले ही दारुल अमन का नाम दे दिया गया हो, पर उससे उसके मौत की दुर्घटना शांत नहीं हो पाई। मध्यकालीन दिल्ली थी, अफवाहों की गलियां थीं। आज की तरह ही बढ़ा चढ़ा कर सच बताने की दलीलें, होड़ कम पर विश्वास अधिक। तब सतपुल के नीचे ठहरा पानी नहीं था और निजामुद्दीन औलिया के अभी दिल्ली दूर है के कथन की चर्चा क्रांति करती थी और रोमांचित थे। सूफियाना कव्वालियों की मदमस्ती की तरह वह एक अलग दुनिया थी। वह भी दिल्ली थी, वह भी दिल्ली थी जहाँ एक दूसरा जहांपनाह था। उसके मुरीद थे, उसके करीब थे, उसके गरीब थे, जो खुदा को रोज छूते थे, उनमें मिल जाते थे, मिलने की खुशी में अमीर हो जाते थे, पर उसके बाद फिर से गरीब थे। अंधेरा था, फिर भी रोशन थी चराग दिल्ली। मालवीय नगर से कालकाजी जाने वाली सड़क पर शाम के धुंधलके में चलने भर से उस जमाने की दिल्ली की परतें खुलती जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। परतें ही सीधा कहाँ होती हैं, परतें ही सीधा कहाँ होती हैं, और धूसर इमारतों का धुंधलके में मिल जाने का खतरा जो हमेशा से ही रहा है। मोहम्मद तुगलक सूफी नहीं था, पर उसके योगियों और जैनियों से मिलने पर उसे वैयक्तिक और तार्किक कहकर गालियां कईयों ने दी। दिल्ली से हटाकर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर
इतना ज़्यादा कुछ समेटा गया है इन पंक्तियों में कि ज़रा सा रुककर फिर से पढ़ने की इच्छा होती। मोहम्मद तुगलक सूफी नहीं था, पर उसके योगियों और जैनियों से मिलने पर उसे अयक्तिक और तार्किक कहकर गालियां कईयों ने दी। दिल्ली से हटाकर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर दौलताबाद नाम देना यदि राजनीति थी, तो दिल्ली के अफसरान, बड़े लोगों और खुदा से मिलने वाले सूफियों को दिल्ली छोड़ उस अनोखे अनदेखे दौलत की ओर जाना था। जबरन ले चलने पर मजबूर करने को जुल्म की शक्ल दी गई। बड़े लोग तब भी दिल्ली नहीं छोड़ना चाहते थे, पर विचारों का तिलिस्म बनाने वाले वे ही तब भी थे। शायद इसीलिए इतिहास में कैद नहीं है दिल्ली वालों के लिए इतने सारे सूफियों के जाने का अफसोस, या बड़े बड़े लोगों से विमुक्त उनकी राहत भरी सांस। सूफियाना हवाएं दक्कन पहुंची या मोहम्मद फतह कांगड़ा पहुंची, इससे उन्हें क्या? उनकी अनुभूतियों की चादर अब भी उनकी अपनी थी, और वैसे ही दिल्ली वालों को बाहर से बहुत कुछ दिखा ही कब है। होती रहे चांदी की कमी दुनिया में, उनकी कल्पना की दिल्ली में तो खुद चांदी थी। यह चांदी थोड़ी धूमिल हो सकती थी बहुतेरे सूफियों के जाने के मलाल से, या दौलताबाद से पानी की कमी के कारण छोटे अमीर उमरा को लेकर, पर इसका रसूख मस्तिष्क की कई तहों तक फैला था। इसलिए जहां पनाह के कांसे के सिक्के चल नहीं पाए, कुछ बरस बाद भी जब मौत की प्लेग चल निकली और तुगलक बादशाह भी दिल्ली छोड़ स्वर्गदारी चल पड़े, तो भी दिल्ली बैठी नहीं, मरकर जिंदा हुई उसी जहां पनाह में, और उसी वक्त जब दोआब में फसल सुधार का सुल्तानी प्रयोग करों की क्रूर संरचना के कारण दम तोड़ रहा था। ढांचा तो नहीं बदला, पर अभी अभी शाम के उसी ढलान पर बिना बामुलाइजा होशियार दिल्ली जीतती रही। दिल्ली पर एक अद्भुत कविता पंकज रात की सुनने के लिए धन्यवाद। यह उनके संग्रह या भूमंडल की रात है में संग्रहित है। बहुत धन्यवाद।